तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 की केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगत जिसमें पहले कुछ लेक्चर हो चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। इन दोनों के बारे में पहले भी डिस्कस हो चुका है, पहले के लेक्चर आप देखेंगे उसमें इन दोनों चीज़ों को डिटेल्स बताया गया है। आज उसमें हम डिफरेंसेस देखेंगे और यह डिफरेंसेस क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल लगभग पूछा ही जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। चलिए देखते हैं आणविकता क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। बेसिकली आपको ये पढ़ाया, जब पिछला इंट्रोडक्शन आप देखेंगे तो उसमें आपको मैंने ये बताया है कि अभिकारक जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि अभिकारक के मॉलिक्यूल्स अणु, आयन या परमाणु आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। तो पहला बात हम यहीं से लिखते हैं, आणविकता क्या होती है। यह अभिकारक यानी कि क्रियाकारी स्पेसीज, और इस क्रियाकारी स्पेसीज या अभिकारक में कौन आ सकता है, परमाणु आ सकता है, अणु आ सकता है, आयन आ सकता है। ये इनकी वो संख्या जो रासायनिक परिवर्तन के लिए क्या करते हैं, टकराते हैं। तो पहली बात हो गई अभिक्रिया की आणविकता में पहला बात हम क्या लिखेंगे, यह क्रियाकारी स्पेसीज जैसे कि परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या होती है जो रासायनिक परिवर्तन को संपन्न करने के लिए एक साथ टकराते हैं। राइट, मैंने क्या बताया, मैंने बताया क्रियाकारी स्पेसीज। जरा ध्यान से देखना क्या मैं कह रहा हूँ, क्रियाकारी स्पेसीज है। क्रियाकारी स्पेसीज में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्रियाकारी स्पेसीज में या तो परमाणु, फिर क्या हो सकता है अणु, या फिर क्या हो सकता है, या आयन। यही क्या करते हैं, अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक साथ टकराते हैं। तो इनकी संख्या, क्रियाकारी स्पेसीज की संख्या, ठीक है, जो अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए एक साथ टकराते हैं। राइट, तो ये हो गया क्रियाकारी स्पेसीज यानी कि परमाणु, अणु या आयन की वह संख्या जो रासायनिक परिवर्तन को पूर्ण करने के लिए एक साथ टकराते हैं। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग जब हम अभिक्रिया की कोटि में देखेंगे तो अभिक्रिया की कोटि में याद करिए, जब हम आपको अभिक्रिया का वेग समीकरण ड्राइव कर रहे थे तो उस समय हम आपको ये बताए थे कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है उनके घातों का, उन घातों का योग होती है जो अभिकारक के सांद्रण पदों में होती है। जैसे क्या है, अभिकारक जो होते हैं वही तो उत्पाद बनाते हैं, तो अभिकारक का जो सांद्रण है उसके घातों का योग होती है। यानी कि अभिक्रिया की कोटि को आप क्या कहेंगे, यह उन घातों का योग है जो अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रण पदों के ऊपर स्थित होती है। राइट, इसको हम ऐसे मेंशन कर देते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि अभी जैसे मैंने मेंशन किया है, इसमें क्या लिखा कि यह अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रण पदों के ऊपर घातों का योग होता है। याद करिए, अभिक्रिया वेग समीकरण जब आपको समझाए थे तो उसमें हम इसको मेंशन किए थे और आपको समझाए थे। थोड़ा सा चलिए मैं फिर से आपको समझा देता हूँ वो क्या है। जैसे कि मान लो अभिक्रिया वेग समीकरण में हमने आपको ऐसे एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लो कि ये कोई अभिकारक है A + B + C, ये कोई अभिकारक हैं, तीनों ही मिलकर के क्या बनाए हैं, प्रोडक्ट बनाए हैं। इसको ज़रा समझ लो पहले, ये क्या मैं कह रहा हूँ, जैसे क्लियर हो रहा है ना। जैसे एक अभिकारक A है, उसका स्मॉल a मोल लिया गया है, दूसरा अभिकारक B है, इसका स्मॉल b मोल लिया गया है, अभिकारक C है, उसका स्मॉल c मोल लिया गया है, और ये तीनों ही मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रेट आपको क्या बताया गया था, रेट क्या होता है, रेट इक्वल टू K, A की सांद्रता, A क्या है, अभिकारक है, इसकी सांद्रता, B क्या है, अभिकारक है, इसकी सांद्रता, ब्रैकेट क्या बता रहा है, उसकी सांद्रता को बता रहा है, अभिकारक ABC की सांद्रता को बता रहा है। अब क्या है, ये जो अभिक्रिया का वेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है, जैसे इसका तो A मोल लिया हुआ है, अभिकारक A का कितना मोल है, A मोल है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही मोल हमको बताएगा अभिक्रिया का वेग। यानी कि यह जो स्मॉल a मोल लिया है अभिकारक A का, वो आवश्यक नहीं है कि यही पूरा का पूरा अभिक्रिया की वेग को डिस्कस करे।
ये कुछ और भी हो सकता है, P भी हो सकता है। मतलब अभिकारक A का P मोल अभिक्रिया के वेग को डिसाइड किया, B का Q मोल और C का R मोल डिसाइड किया। हाँ, ये हो सकता है कि P स्मॉल a के बराबर हो जाए, Q स्मॉल b के बराबर हो जाए, R स्मॉल c के बराबर हो जाए। मीन्स क्या है, P Q R A B C के बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, राइट। तो अभिक्रिया के वेग को कौन डिसाइड करेगा? अभिक्रिया के वेग को, या तुम कह लो कि ये P प्लस कुल घात कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कुल घात हो गए P प्लस Q प्लस R, राइट। तो ये क्या बताएगा, P Q R क्या बताएगा, A B C के सांद्रण पर अभिक्रिया के वेग की निर्भरता को व्यक्त करेगा, ठीक है ना। जैसे ये जो अभिक्रिया हो रही है उसमें अभिकारक A, B और C के सांद्रण पर अभिक्रिया की वेग को कौन डिसाइड करेगा? यही P Q R डिसाइड करेगा। तो अभी जो मैंने आपको लिखा है अभिक्रिया की कोटि, तो उसमें यही है, अभिक्रिया वेग समीकरण में यही एग्जाम्पल आपको दिया था। अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रण पदों के ऊपर घातों का योग होता है, यानी कि ये P प्लस Q प्लस R हमको क्या बताएगी? अभिक्रिया की कोटि बताएगी। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में जो अंतर पड़ रहे हैं उसमें दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, जो अभिक्रिया की आणविकता है उसमें आपको ये बताया गया कि ये जो परमाणु, अणु या आयन जितनी संख्या में टकराते हैं, ठीक है, ये स्पीशीज कितनी संख्या में टकराते हैं वही तो आणविकता होती है। तो ये जब टकराएंगे, जब इनकी संख्या आप देखेंगे तो इनकी संख्या, जो परमाणु, अणु या आयन अभिकारक के आपस में टकरा रहे हैं, तो या तो 1 टकराएगा, या तो 2 टकराएगा, या तो 3 टकराएगा। और आपको पहले बताया भी गया था कि 4 नहीं टकराएगा, 4 बहुत एक्सेप्शनल होता है, 4 नहीं टकराता है। तो अभिक्रिया की आणविकता 1, 2, 3 इसी बेस पर हम डिसाइड करते हैं कितने अभिकारक के परमाणु, अणु या आयन टकरा रहे हैं, वही तो अभिक्रिया की आणविकता होती है। तो इसका मान क्या हो गया, यानी आणविकता हमेशा क्या हो गई, 1, 2, 3 को क्या कह सकते हो, धनात्मक तथा पूर्णांक, धन पूर्णांक हो गया कि नहीं हो गया। इसका मान, संख्या हमेशा 1, 2, 3 ही रहनी है, यानी कि ऋणात्मक नहीं होगी। तो हम दूसरा चीज़ इसमें ये मेंशन करेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता का जो मान होगा सदैव धनात्मक पूर्णांक होगा, और वो क्या होगा, 1, 2, 3 ये होगा। और इसका मान, किसका मान, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हम ये मेंशन करते हैं, राइट। तो ये देखिए मैंने मेंशन कर लिया, अभिक्रिया की आणविकता क्या है, अभिक्रिया की आणविकता का मान सदैव धन पूर्णांक होगा, जैसे 1, 2, 3, और यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। कौन, अभिक्रिया की आणविकता। इसके करस्पॉन्डिंग यदि अभिक्रिया की कोटि देखें तो अभिक्रिया की कोटि का मान जो है शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, यानी कि प्रभाजी भी हो सकता है। यानी कि अभिक्रिया की कोटि का मान जो है हम क्या कह सकते हैं, कोटि का मान धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, प्रभाजी भी हो सकता है। तो अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तीसरा यदि हम इसमें देखें, किसमें, अभिक्रिया की आणविकता को देखें, तो ये एक छोटा सा डिफरेंसेज है जिसको हम ये कहते हैं कि जो आणविकता होती है वो एक कह सकते हैं कि सैद्धांतिक विचारधारा है, सैद्धांतिक धारणा है, और इसका मान अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, उससे प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आणविकता क्या है, एक प्रिंसिपल है, एक सैद्धांतिक धारणा है। क्या आणविकता, यानी कि यह एक क्या है, सैद्धांतिक धारणा है, राइट, ओके। और दूसरी बात क्या है, यह एक सैद्धांतिक धारणा है, और क्या, इसका जो मान है, जो रिएक्शन हो रहा है ना, अभिक्रिया की क्रियाविधि से प्राप्त किया जाता है, किसका, आणविकता का मान। तो यह एक सैद्धांतिक धारणा है तथा इसका मान अभिक्रिया की क्रियाविधि से प्राप्त करते हैं, अभिक्रिया की
क्रिया विधि द्वारा प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। इसके विपरीत यदि हम इस पे देखें अभिक्रिया की कोटि में, तो सबसे पहली बात है कि यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। ये अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक तथ्य है। ओके, तो ये हो गया अभिक्रिया की कोटि में यह एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, प्रायोगिक तथ्य है, और इसको प्रयोगों के आधार पर प्राप्त अभिक्रिया के वेग समीकरण से प्राप्त किया जाता है। तो ये 3 डिफरेंसेज हैं अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में। इसको अच्छे से याद करिएगा, ये बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। ठीक है, ओके, इसको आप एक पिक ले सकते हैं। ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जैसे अभिक्रिया की कोटि। अब हमको लगभग इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उसके लिए हमें क्या डिस्कस करना होगा, थोड़ा सा अभिक्रिया की कोटि डिस्कस करनी होगी, और 2 ऑर्डर रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। यही दोनों इस समय सिलेबस में चल रहे हैं, तो इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसको पढ़ने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, राइट। तो अब हमारा नया टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। ओके, तो ये देखिए अभिक्रिया की कोटि। पहले भी ये एक आपको अभिक्रिया का वेग समीकरण आपको बताया गया था, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है ना। जैसे अभिक्रिया का जो वेग है, पिछले इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था, अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारकों की सांद्रता के एक निश्चित घात पर निर्भर करता है। ठीक है ना, अभिकारकों की सांद्रता के निश्चित घात पर निर्भर करता है। तो यहीं से हम क्या डिसाइड करते हैं, अभिक्रिया की कोटि को डिसाइड करते हैं। क्या कि अभिक्रिया वेग में अभिकारक विशेष के सांद्रण का जो घात होता है वही अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग होता है। यानी कि हम ये कह लें कि वेग नियम में अभिकारक के सांद्रणों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि होती है। क्या मैंने बोला? अभिकारक सांद्रण, अभिकारकों के सांद्रण के घातों का योग, यही तो बताया ना अभी। क्या? जैसे अभिक्रिया वेग समीकरण में ऐसे लिख सकते हो, अभिक्रिया वेग नियम में ऐसे बता सकते हो, अभिक्रिया वेग नियम में, थोड़े सा इसको कंसंट्रेट हो लो, देख लो। अभिक्रिया वेग नियम में क्या होता है, कोई भी जैसे अभिक्रिया हो रही तो अभिकारक होगा ना, तो अभिक्रिया वेग नियम में जो भी अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी कि सभी अभिकारकों के सांद्रण, सभी अभिकारकों के सांद्रण के घातों का योग, के घातों का योग, यही तो हो गया ना। जैसे क्या होता है, किसी अभिक्रिया में कौन भाग लेगा? अभिकारक भाग लेगा। तो अभिकारकों के सांद्रण के घातों का योग ही क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि होगी। राइट, अब तो बात समझ में आ रही है ना। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, अभी अभी समझाया भी था, बिल्कुल वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे क्या, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो 1 मिनट। ये हमने एग्जाम्पल लिया है, जो अभिकारक कौन कौन से हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं, ये अभिकारक हैं। ए अभिकारक का स्मॉल ए मोल, बी अभिकारक का स्मॉल बी मोल और सी अभिकारक का स्मॉल सी मोल हमने लिया है, और ये तीनों अभिकारक मिलकर के क्या बना दिए? प्रोडक्ट बना दिए। यही एग्जाम्पल अभी आपको समझाया था। अब क्या है, ज़रा याद करिए, रेट इसमें क्या आपको बताया गया था? अभिक्रिया की दर इसमें क्या बताई गई थी? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर
जिसको आप रेट कह रहे हैं, उसको आपने लिखा था इक्वल टू के। ये जो अभिकारक ए है, इसका बेसिकली है तो ए मोल, लेकिन अभिक्रिया में कितने मोल ने पार्टिसिपेट किया? पी मोल ने पार्टिसिपेट किया। तो ए के घात पी, जो बी अभिकारक है उसका कितना? क्यू, और जो सी अभिकारक है उसका कितना मोल पार्टिसिपेट किया? आर। राइट। तो रेट क्या हो गया? के अभिकारक ए की सांद्रता का घात पी, बी की सांद्रता का घात क्यू, और अभिकारक सी की सांद्रता का घात आर। ठीक है। तो इस वेग नियम में, ये जो वेग नियम लिखा हुआ है, ये आप देखें, अभिक्रिया को ए के सापेक्ष पी कोटि है, बी के सापेक्ष क्यू कोटि है, और सी के सापेक्ष आर कोटि है। ये तो अलग अलग हो गया, और हम इस पूरे अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो इन तीनों घातों का योग कर दीजिए, घातों का योग है पी प्लस क्यू प्लस आर है। राइट, ये बात समझ में आ रही है? तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई? यदि हम यहाँ पर अभिक्रिया की कुल कोटि निकालें, अभिक्रिया की कुल कोटि, तो क्या हो गया? घातों का योग पी प्लस क्यू प्लस आर हो गया। अब तो समझ में आ गया। मैंने क्या अभी आपको डिस्कस किया? जैसे मैं आपको ये बताया कि पी क्या बता रहा है? पी बता रहा है अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि पी है, केवल अभिकारक ए के सापेक्ष। उसी तरह अभिकारक बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्यू है, अभिकारक सी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि आर है, और यदि कुल कोटि निकालोगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर हो गई। अब तो समझ में आ गया होगा। अब जरा देखो यहाँ पे, यदि ये जो कुल कोटि पी प्लस क्यू प्लस आर आ रही है, इसके लिए यदि वैल्यू 1 आ जाए, पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो अभी मैं ये बताया, जैसे कुल कोटि हमें पी प्लस क्यू प्लस आर हो गई। अब यदि किसी अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 1 हो गया तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोटि का मान जैसे 2 हो गया तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 3 हो गया तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया, और 0 हो गया तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। यही तो बताया गया। तो ये बस समझ लीजिए, मेंशन कर लीजिए अभिक्रिया की कोटि में। यदि कोटि का मान क्या लिख दें? यदि कोटि का मान 1 है, दिख रहा है, यदि कोटि का मान 1 है तो क्या कहोगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसी तरह से यदि कोटि का मान 2 है तो क्या हो जाएगा? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ऐसे 3 है तो क्या? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। राइट, ये सिंपल सी चीज़ है, आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि जो है प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ओके, तो अब हम इसमें थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा चीज़ और देख लें इसमें क्या है, वो ये है कि पहली बात, अभी जैसे अभिक्रिया की कोटि में मैंने आपको डिस्कस किया कि यह पूरी तरह से क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। तो इसके लिए एक चीज़ हम मेंशन कर दे रहे हैं, और वो चीज़ क्या है कि अभिक्रिया की कोटि पूरी तरह से एक प्रायोगिक मान है, जबकि आणविकता क्या होती है? सैद्धांतिक धारणा है ना। तो ये लिख लो, अभिक्रिया की कोटि क्या है? यह एक प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया की कोटि पूर्ण रूपेण एक प्रायोगिक मान है। एक प्रायोगिक मान है। दूसरा ये चीज़ है कि इसकी कोटि जो होती है, मैंने आपको ऊपर डिफरेंसेज में भी बताया है, इसका जो मान होता है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है, वैसे तो जनरली पूर्णांक में ही आती है, मतलब प्रायः पूर्णांक में होती है, लेकिन इसका मान 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, प्रभाज मतलब भिन्नात्मक भी हो सकता है। तो ये लिख देते हैं कि कोटि जो है प्रायः पूर्णांक ही होती है,
लेकिन क्या शून्य तथा प्रभाज्य फ्रैक्शन, जो भिन्नात्मक आप कह रहे हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ओके, अभी जैसे मान लो कुछ उदाहरण हम दें, यहाँ पे एग्जाम्पल दें। एक अभिक्रिया लिख रहे हैं, NO गैस है, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, ये भी गैस ही है, 1 मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपका 2NO2। ओके, यह भी गैस है। यदि यहाँ पे हम रेट निकालें, यदि रेट देखें तो रेट इक्वल टू क्या होगा, ये थोड़े सा ध्यान से देखिए, ऐसे ही डिसाइड करते हैं, अभी तो आगे और भी डिस्कस आएंगे। यदि हम रेट निकालें तो रेट इक्वल टू क्या लिखते हो, कांस्टेंट, फिर अभिकारक लिखते हो ना, तो ये अभिकारक की सांद्रता हो गई। इस अभिक्रिया में कितने मोल पार्टिसिपेट किए हैं, 2 मोल पार्टिसिपेट किए हैं। और ऑक्सीजन का कितना मोल पार्टिसिपेट किया है, वो 1 मोल। तो 1 घात तो हम लिखेंगे नहीं, चाहो तो लिख ही लो, क्या करना है, वैसे तो 1 लिखा नहीं जाता है। अब यदि यहाँ पे कोटि निकालनी हो, यदि हमें इसका कोटि बताना है, अभिक्रिया की कोटि, तो कोटि क्या हो जाएगी, 2 और 1 जोड़ दोगे, तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। दूसरा मान लो एग्जाम्पल है, कहीं दिया हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है, कोई एग्जाम्पल है, सपोज कर लो A + 2B, ये 2 प्रोडक्ट हो गए, और इन्होंने क्या दे दिया, एक प्रोडक्ट C बना दिया, A + 2B मिलके क्या बना दिया, C बना दिया। और रेट जो इसमें दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कि A पर जो पावर दे रखा है 1/2 और B पे पावर कितना दे रखा है, 3/2। देखो, जब मैं समझा रहा था तो वही बता रहा था, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखो, इसका 1 मोल है और B का 2 मोल है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को डिटरमाइन कितना किया है, A की कितने सांद्रण ने, 1/2 सांद्रण ने, और B का कितना सांद्रण ने, कितने मोल ने, 3/2 मोल ने किया है, राइट। तो देखो, अब यदि हम यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/2 + 3/2। अच्छा, पूछे A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिकारक A के सापेक्ष, अभिकारक ये है ना, तो अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1/2 है। अभिकारक B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, 3/2 है। ओके, और अभिक्रिया की कुल कोटि यदि हम पूछें, अभिक्रिया की कुल कोटि, तो ये जो अभिक्रिया की कुल कोटि होगी वो बिल्कुल ईजी समझ ही रहे होंगे, कुल कोटि 1/2 + 3/2, और इसको ऐड करोगे 4/2, यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। तो अब तो समझ में आ गया। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा, वो पढ़ा, एक तो ये चीज़ देख लीजिए, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि में अंतर। ओके, और फिर हमने अभिक्रिया की कोटि को डिस्कस किया है। तो एक बार पिक आप यहाँ से ले लें, ओके, और फिर दूसरा पिक मैं थोड़े सा इसको ऊपर कर दूँ, पूरा फ़ोटो आ जाएंगे, ये यहाँ से ले लें। ये हमारे 2 टॉपिक इसमें मिल गए, यहाँ से एक पिक ले लें। ओके, अब हमारा अगला जो इंट्रोडक्शन होगा वो शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर होगा। ठीक है, तो एक लेक्चर तो इसका कर देते हैं, दूसरा लेक्चर उसका हम बनाते हैं। ओके।